हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों पटवार भर्ती परीक्षा से संबंधित एक मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी शानदार मॉडल पेपर आपका होने वाला है। यहाँ पर हम राजस्थान जीके के लगभग 50 सवाल देखने वाले हैं। तो 50 सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ। 20 से 25 मिनट का ये आपका वीडियो रहने वाला है। जो भी विद्यार्थी इस वर्ष में पटवार भर्ती एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं दोस्तों, वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर एकदम शानदार कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। एकदम शानदार सवाल यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। क्वालिटी एजुकेशन का टेस्ट नंबर 12 जो कि ऑफलाइन आयोजित हुआ था, उसका सॉल्यूशन आज हम देख रहे हैं। काफ़ी शानदार 50 सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। उन 50 सवालों का सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी पटवार भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखिए। इसके अलावा रीट मेंस वाले, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि राजस्थान जीके भी आपकी वहाँ पर पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। उदयपुर चित्रशैली के संदर्भ में सत्य कथन का आपको चुनाव करना है। तो उदयपुर चित्रशैली के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में सत्य कथन का आपको चुनाव करना है। महाराणा अमर सिंह के समय में रसिक प्रिया मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। तो ये बात क्या आपकी सही है? दूसरा कथन है महाराणा जगत सिंह के समकालीन प्रमुख चित्रकार साहबुद्दीन और मनोहर रहे हैं। तीसरा कथन है महाराणा जयसिंह के समय गीत गोविंद, बिहारी सतसई, कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र प्रमुख है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा यहाँ पर कथन आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराणा जगत सिंह के समकालीन प्रमुख चित्रकार आपके साहबुद्दीन और आपके मनोहर रहे हैं। और ये आपके इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा दोस्तों चितेरों की ओवरी। तो चितेरों की ओवरी का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो ये महाराणा जगत सिंह के द्वारा ही करवाया गया था। तो चितेरों की ओवरी जो है इसका निर्माण महाराणा जगत सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा तस्वीरारों कारखानों जो है उसका निर्माण भी किसने करवाया था? तो तस्वीरारों कारखानों जो है इसका निर्माण भी किसने करवाया था? आपके जगत सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो ये दो बातें और भी आप ध्यान रखिए, तस्वीरारों कारखानों और चितेरों की ओवरी का निर्माण भी जगत सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल है उस्ताद अली रज्जा एवं उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन का संबंध किस चित्रशैली से है? तो उस्ताद अली रज्जा आपका पूछा जाए, चाहे हामिद रुकनुद्दीन पूछा जाए, इनका संबंध आपका बीकानेर चित्रशैली से हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बीकानेर के शासक राय सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर कुछ कलाकारों को अपने साथ लेके आए थे। तो ये राय सिंह अपने साथ लेके आए थे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल जो है वो अनूप सिंह का काल कहलाता है आपका, वो भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में किस देवी देवताओं के पाने सर्वाधिक कलात्मक है जिसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण होता है? तो 24 आपके श्रृंगारों का चित्रण होता है। यह सवाल अभी 1-2 दिन पहले मैंने आपको करवाया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, श्रीनाथ जी। अगला सवाल है राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र आपका कहाँ पर हो जाएगा? बोरानाडा, जोधपुर में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? बोरानाडा, जोधपुर में आपका हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में हस्तकलाओं का तीर्थ किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में हस्तकलाओं का तीर्थ किसे कहा जाता है? तो तीर्थ आपका जयपुर को कहा जाता है, लेकिन सबसे बड़ा केंद्र आपका जोधपुर, बोरानाडा में है। अगला सवाल देखिए, सुमेलित करना है दोस्तों। ब्लू पोएट्री, थेवा कला, मीनाकारी और आपका टेराकोटा यहाँ पर दिया गया है। तो बताइए, ब्लू पोएट्री से तो आपकी कृपाल सिंह शेखावत संबंधित है, तो ए में आपका 4 हो जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। इसके अलावा थेवा कला जो है दोस्तों, थेवा कला में आपके कौन हो जाएंगे? नाथू जी हो जाएंगे। थेवा कला में आपके नाथू जी हो जाएंगे। मीनाकारी में आपके कौन हो जाएंगे? कुदरत सिंह हो जाएंगे। और टेराकोटा में आपके मोहन लाल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बेल बूटे की छपाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रिंट प्रसिद्ध है? तो बेल बूटे की छपाई के लिए दोस्तों आपकी कौन सी प्रिंट प्रसिद्ध है? जाजम प्रिंट या फिर आपकी दाबू प्रिंट? तो बेल बूटे की छपाई के बारे में यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। या फिर आपकी अजरक प्रिंट या बगरू प्रिंट? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बगरू प्रिंट हो जाएगा। बेल बूटों की छपाई के लिए आपका बगरू प्रिंट फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। बगरू प्रिंट आपका कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? आपका जयपुर का प्रसिद्ध है बगरू प्रिंट। इस प्रिंट में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग भी किया जाता है। इस प्रिंट में बेल बूटों की छपाई की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, यहाँ पर सुमेलित करना है। तारकसी बताइए दोस्तों। तो तारकसी आपका नाथद्वारा का हो जाएगा, ए में आपका 2 चला जाएगा। रमकड़ा उद्योग आपका गलियाकोट, माही नदी के किनारे हो जाएगा। पेचवर्क आपका कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? शेखावटी का हो जाएगा। जटपट्टी आपकी बालोतरा की हो जाएगी। तो यहाँ पर 2, 3, 4, 1 होगा। तो यानी ये ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित का चयन कीजिए। तो असुमेलित का आपको यहाँ पर चयन करना है।
ओदक दुर्ग आपका भैंसोरगढ़ दुर्ग दिया गया है, पारिक आपका जालोर दिया गया है, एरन चित्तौड़गढ़ दिया गया है और वन दुर्ग आपका सिवाना दिया गया है। तो यहाँ पर असुमेलित का आपको चयन करना है, तो गलत कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों पारिक दुर्ग जो जालोर दिया गया है ये गलत हो जाएगा। पारिक दुर्ग आपका कौन सा वाला हो जाएगा, जिसके चारों ओर खाई होती है, जैसे कि लोहागढ़ वाला दुर्ग, ठीक है। लोहागढ़ दुर्ग आपका पारिक दुर्ग में आता है, जबकि जालोर दुर्ग आपका किस में आ जाएगा दोस्तों, तो जालोर दुर्ग आपका एरन दुर्ग में आएगा। किस में आएगा, ये आपका एरन दुर्ग की श्रेणी में आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओदक दुर्ग को जल दुर्ग कहा जाता है, तो भैंसोरगढ़ दुर्ग सही है। वन दुर्ग आपका सिवाना हो जाएगा, एरन दुर्ग आपका चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ किसको समर्पित किया गया है। तो विजय स्तंभ जो है ये किसको समर्पित किया गया है, तो ये भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही चला जाएगा आपका। अगला सवाल देखिए, सावन भादो की मूर्तियाँ किस किले में लगी हुई है। तो सावन भादो की मूर्तियाँ यहाँ पर पूछी गई है दोस्तों। देखो सावन भादो की बहुत सारी चीज़ें होती है, बट यहाँ पर क्या पूछा गया है, सावन भादो की मूर्ति आपसे पूछी गई है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अचलगढ़ हो जाएगा दोस्तों। तो सावन भादो की मूर्तियाँ किस किले में लगी हुई है, तो ये आपकी अचलगढ़ में लगी हुई है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस दुर्ग के बारे में लिखा गया है कि यह ऐसा किला है कि जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सकता। तो ऐसा कौन सा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सकता है, तो ये किस किले के बारे में कहा गया है, ये जालोर किले के बारे में कहा गया है। और ये किसने कहा है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये किसके द्वारा कहा गया है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों तो ये किसने कहा है, तो ये हसन निजामी के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, हसन निजामी का ये कथन था आपका कि ये जालोर का किला ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। तो ये जालोर के बारे में कहा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किस दुर्ग में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को गिरफ्तार करके रखा था। तो औरंगजेब जो था दोस्तों उसके द्वारा अपने भाई दारा शिकोह को गिरफ्तार करके कौन से दुर्ग में रखा गया था। तो कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर काकनवाड़ी दुर्ग में रखा गया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखो डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है, आप पहले वीडियो को पॉज करके देखना इसका आंसर क्या होगा, अपने मन में सोचना, फिर उसके बाद देखना कि आपका आंसर सही हुआ है। और अगर आपका आंसर सही हुआ है तो उसको राइट मानना, और गलत हुआ है तो उसको गलत मानना। और मैं आपको 50 सवाल कर रहा हूँ, 50 सवाल में से आपको बताना है आपके कितने सही हुए, ठीक है। तो यहाँ पर काकनवाड़ी दुर्ग आपका सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। काकनवाड़ी दुर्ग आपका कहाँ पर है दोस्तों, तो ये आपका अलवर में स्थित है। ये कहाँ पर हो जाएगा, आपका अलवर में स्थित है। काकनवाड़ी दुर्ग आपका अलवर में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में स्थित गेटोर की छतरियों में किस कछुआ शासक की छतरी नहीं है। तो गेटोर में आपके कछुआ शासकों की छतरियाँ स्थित है, लेकिन यहाँ पर कौन से शासक की छतरी स्थित नहीं है। तो ईश्वरी सिंह की छतरी जो है दोस्तों ये आपकी गेटोर की छतरियों में स्थित नहीं है। ईश्वरी सिंह की छतरी आपकी कहाँ पर हो जाएगी, तो ये आपकी जय निवास बाग जयपुर में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों, जय निवास बाग जयपुर में हो जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जय निवास बाग जयपुर में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन करें। पहला कथन है अजीत भवन पैलेस राजस्थान का दूसरा हेरिटेज होटल है, और दूसरा कथन है सालिम सिंह की हवेली को ही कमल महल और रूप महल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही है, एकदम शानदार सवाल यहाँ पर पूछा गया है, बताइए। तो अजीत भवन पैलेस राजस्थान का दूसरा हेरिटेज होटल है, तो ये दूसरा नहीं है भैया, ये पहला है, ये आपका पहला हो जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है, यानी ये कथन आपका गलत हो गया। और सालिम सिंह की हवेली को कमल महल कहा जाता है और रूप महल कहा जाता है, ये बात आपकी सही हो जाएगी, यानी केवल दो यहाँ पर आपका सत्य है। अच्छा सवाल है, तो आपको ध्यान रखना है। अजीत भवन पैलेस आपका कहाँ पर हो जाएगा, अगर कोई पूछे तो कहाँ पर हो जाएगा अजीत भवन पैलेस आपका, जोधपुर में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, जोधपुर में ही आपका स्थित है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में स्थित मूसी महारानी की छतरी के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो मूसी महारानी की जो छतरी है उसके संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव करना है। इस छतरी की वास्तुकला में भारतीय और इस्लामिक शैली का मिश्रण है, और इस छतरी में 12 विशाल स्तंभ और 27 अन्य स्तंभ स्थित है। तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका सत्य है। जब भी आपका ऐसा सवाल आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली वन लाइनर सवाल करते हैं। तो यहाँ पर आपका कथन वाला सवाल है, तो इस छतरी की वास्तविकता क्या हो जाएगी, भारत और इस्लामिक शैली में ये आपका बना हुआ है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और इसमें आपके 12 विशाल स्तंभ है और 27 अन्य स्तंभ है। तो 12 तो विशाल है और 27 अन्य स्तंभ इसमें लगे हुए हैं, तो यहाँ पर दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। ये किसकी बात की जा रही है, मूसी महारानी की छतरी की बात की जा रही है, जिसे 80 खंभों की छतरी भी आपकी कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो विनय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। विनय सिंह जो था आपका अलवर का शासक, उसके द्वारा आपके दोस्तों इस छतरी का निर्माण करवाया गया था, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से कौन सा पर्यटन स्थल जालोर में स्थित नहीं है। तो कौन सा आपका जालोर में स्थित नहीं है, जालोर दुर्ग आपका जालोर में हो जाएगा। मलिक शाह की मस्जिद आपकी जालोर में हो जाएगी। तालाब ए शाही जो है दोस्तों यह आपकी जालोर में नहीं है। तो तालाब ए शाही जो है या तो आपकी कहाँ पर हो जाएगी, धौलपुर में हो जाएगी। तो तालाब ए शाही आपकी धौलपुर में हो जाएगी।
ये आपको अलग से ध्यान रखनी है, ठीक है। और तालाब शाही का निर्माण जो है वो किसके लिए करवाया गया था? तो शाहजहाँ के लिए शिकारगाह के रूप में करवाया गया था, शाहजहाँ के लिए करवाया गया था। कमरुद्दीन शाह की दरगाह कहाँ पर है? तो ये भी आपकी जालौर में हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर ए बी डी आपका राइट आंसर जाएगा। तो ए बी डी किस में दिया गया है दोस्तों? तो यहाँ पर ए बी डी आपका दोस्तों किसी में भी नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए बी हो जाएगा। डी जो है वो भी आपका दोस्तों जालौर में स्थित नहीं है, तो यहाँ पर ए और बी आपका आंसर होगा। यानी कमरुद्दीन शाह की दरगाह जो है दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर गलत बोल दिया आपका, कमरुद्दीन शाह की दरगाह कहाँ पर हो जाएगी आपकी? तो कमरुद्दीन शाह की दरगाह दोस्तों आपकी शेखावटी में हो जाएगी, ये जालौर में नहीं है, तो इसके लिए आप एक बार चेकआउट कर लेना। तो कमरुद्दीन आपकी कहाँ पर हो जाएगी? शेखावटी में हो जाएगी, तो ए और बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है, तो आबू पर्वत क्षेत्र जो है ये किससे निर्मित है? ग्रेनाइट से, बेसाल्ट से, या आपका बिटुमिन से, या ऑब्सिडियन से? तो आबू पर्वत आपका ग्रेनाइट से निर्मित है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मालवा से मरुस्थल की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे? तो मालवा से अगर आप मरुस्थल की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, यानी कि आपको क्रम बताना है। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? हाड़ौती का पठार आ जाएगा, फिर आपकी मध्य अरावली आ जाएगी, फिर आपका लूनी बेसिन आ जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण आपका नहीं है? तो वर्षा में की कम मात्रा, ये तो आपका कारण हो जाएगा। बालू का स्तूपों का पलायन भी हो जाएगा। भूमि उपयोग पैटर्न में स्थायित्व, ये नहीं होगा, ठीक है। अतिचारण भी हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को रामलोचन सिंह ने कितने लघु क्षेत्रों में बांटा है? तो रामलोचन सिंह जो है दोस्तों, इन्होंने भू आकृतिक दृष्टि से राजस्थान को कितने लघु क्षेत्रों में बांटा है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इन्होंने दोस्तों 12 लघु क्षेत्रों में बांटा है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी दोस्तों, प्रोफेसर रामलोचन सिंह जो है, इन्होंने 1971 में भारत का प्रादेशिकरण करते हुए राजस्थान को 2 वृहद प्रदेशों में बांटा है, तो 2 तो वृहद प्रदेश हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपके 2 वृहद प्रदेशों में इन्होंने बांटा, और राजस्थान पठार में, ठीक है। और इन्होंने 4 उप प्रदेश में बांटा है और 12 लघु प्रदेश में बांटा है, तो 2 वृहद हो जाएंगे, 4 आपके कैसे हो जाएंगे दोस्तों? तो 2 तो वृहद हो गए आपके, 4 आपके कैसे हो जाएंगे? उप प्रदेश हो जाएंगे। तो 4 उप प्रदेश है और 12 लघु प्रदेश है, तो 4 उप प्रदेश, 12 लघु प्रदेश और 2 आपके वृहद प्रदेश हो जाएंगे। 1971 में इन्होंने बांटा था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में चौराई क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो चौराई क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है राजस्थान के अंदर, ये आपको बताना है दोस्तों। तो चौराई क्षेत्र जो है ये भादराजून, जालोर, पाली व बाड़मेर जिलों के 84 गाँवों को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या याद रखना है आपको? भादराजून, जालोर, पाली और बाड़मेर के लगभग 84 गाँव जो है दोस्तों, उनको चौराई के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, यानी कि यहाँ पर बाड़मेर होता तो वो भी सही होता, पाली होता तो वो भी सही होता, ये आपको ध्यान रखना है। बाड़मेर, पाली, जालोर। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? तो सर्वोच्च शिखर आपको बताना है, इनमें से कौन सा हो जाएगा? रोजा बाकर, इसराना बाकर, झारोला पहाड़, खो। तो सबसे ऊंचा शिखर आपका कौन सा हो जाएगा इनमें? तो इनमें तो आपका खो हो जाएगा। खो की ऊंचाई कितनी है? लगभग 920 मीटर है, तो ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसकी हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर में फैली हुई है? तो अजमेर और जयपुर में फैली हुई है मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी तारागढ़ हो जाएगी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तारागढ़ की ऊंचाई अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी? लगभग 870 मीटर के आसपास हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस जिले में देहली क्रम की सेल उपस्थित है? तो देहली क्रम की सेल आपकी किस जिले में उपस्थित है? टोंक, बाड़मेर, बांसवाड़ा या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपकी टोंक में हो जाएगी देहली क्रम की सेल, ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, माता कुंडलिनी का मेला, सारनेश्वर पशु मेला, डोल मेला, पार्श्वनाथ मेला मिलाना है आपको। तो माता कुंडलिनी का मेला आपका कहाँ पर लगता है? तो ये आपका लगता है भैया चित्तौड़गढ़ में। माता कुंडलिनी का मेला चित्तौड़गढ़ में, सारनेश्वर का मेला आपका सिरोही में लगता है, डोल मेला बारा में लगता है, इंपॉर्टेंट है, पार्श्वनाथ मेला आपका नागौर में लगता है। तो सुमेलित करेंगे तो 4, 3, 2, 1 हो जाएगा, ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बलदेव राम पशु मेले के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो बलदेव राम पशु मेला जो है इसके संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। यह मेला चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक लगता है। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक आपका मेला लगता है बलदेव राम पशु मेला। इस मेले में मुख्यतः ऊँटों का क्रय विक्रय किया जाता है। तो बलदेव राम पशु मेला जो है दोस्तों, ये इसके बारे में आपसे पूछा गया है, कहाँ पर लगता है ये? तो ये नागौर में लगता है। यह मेला चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक लगता है, ये बात आपकी सही है।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऊँटों का क्रय विक्रय नहीं होता है। यहाँ पर किसका विक्रय होता है? नागौरी गायों का, नागौरी बैलों का क्रय विक्रय होता है। तो यहाँ पर कथन 1 ही आपका सही है, कथन 1 सही है, कथन 2 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से त्योहार जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो जैन धर्म से संबंधित नहीं है। सवाल को ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा गया है? जैन धर्म से संबंधित नहीं है। जल्दीबाजी में जैन धर्म वाले मत कर देना। थदड़ी जो है ये आपका किससे संबंधित है? तो थदड़ी आपका सिंधियों का हो जाएगा। चेटीचंड जो है ये भी आपका सिंधियों का हो जाएगा। ठीक है, रोट तीज और आपका क्षमावाणी जो है ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर ए और बी आपका राइट आंसर जाएगा, जो कि आपका जैन धर्म से संबंधित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित का चयन कीजिए। सुमेलित का चयन करना है। डोला मारू गीत तो आपका सिरोही का है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, जैसलमेर नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, गोरबंद गीत शेखावटी, तो ये बिल्कुल सही है। गोरबंद गीत आपका कहाँ का हो जाएगा? शेखावटी का हो जाएगा। सही का है, हमको चयन करना है यहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान में लोकगीतों में निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति गीत है? तो भक्ति गीत आपका कौन सा हो जाएगा? कामण, झोरावा, गुडला, हरजस। हरजस जो है ये आपका भक्ति गीत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हरजस भक्ति गीत है जो कि भगवान की भक्ति में गाया जाता है। मांगनियार लोक गायन शैली में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मांगनियार लोक गायन शैली जो है आपकी, इसमें आपका किस प्रकार का वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है, ये आपको बता देना है दोस्तों। बताइए, मांगनियार जो है इनके कमाईचा और खड़ताल वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है। कमाईचा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कमाईचा जो है ये तत्ववाद में आता है दोस्तों, और ये आपका मांगनियार जाति के द्वारा यूज में लिया जाता है। आपने सुना होगा संदीप खां मांगनियार, कमाईचा के प्रसिद्ध कलाकार है। तो मांगनियार आ गए ना वहाँ पे, संदीप खां मांगनियार, तो कमाईचा के मांगनियार हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, रणबाजा, रतवई, खारी आदि नृत्यों का संबंध राजस्थान की किस जनजाति से माना गया है? तो रणबाजा हो, चाहे रतवाई हो, चाहे खारी हो, इनका संबंध आपका मेव जनजाति से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिंदोली नृत्य, चौगोला नृत्य, हिंडोला नृत्य और हुरंगा नृत्य, तो मिलान कर देना है इनका। तो बताइए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिंदोला नृत्य तो आपका कहाँ का हो जाएगा? झालावाड़ का हो जाएगा। ए में तो आपका 4 हो गया। चौगोला नृत्य कहाँ का हो जाएगा? डूंगरपुर का हो जाएगा। हिंडोला नृत्य कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? तो जैसलमेर का हो जाएगा। और हुरंगा नृत्य आपका भरतपुर का हो जाएगा। तो 4 3 2 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1 आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल देखिए, वाला नृत्य के संदर्भ में सही कथन का चुनाव करना है। वाला नृत्य सिरोही क्षेत्र के गरासियों का प्रसिद्ध नृत्य है, ये बात सही है आपकी। सिरोही क्षेत्र के गरासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य में मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इस नृत्य में, ये नृत्य है यहाँ पर, तो इस नृत्य में मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वाला नृत्य में आपका किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र यूज में नहीं लिया जाता है। तो केवल 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, और ये आपका विवाह के अवसर पर किया जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन से अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर दोस्तों स्त्री और पुरुषों के द्वारा धीमी गति में ये किया जाता है। ठीक है, कोई वाद्य यंत्र यूज में नहीं लिया जाता है। निम्नलिखित में से फाबू जी से संबंधित कौन सी रचना आशा मोड़ जी द्वारा की गई है? तो आशा मोड़ जी के द्वारा कौन सी रचना की गई है दोस्तों? तो फाबू प्रकाश जो है आशा मोड़ जी के द्वारा की गई है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, फाबू जी का गीत जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो बांकीदास जो है इनके द्वारा आपकी दोस्तों फाबू जी का गीत लिखी गई है। बांकीदास आशा के द्वारा फाबू जी का गीत। फाबू जी के सोहटे किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये रामनाथ के द्वारा लिखे गए। फाबू जी के सोहटे रामनाथ के द्वारा। ठीक है, और फाबू जी का छंद अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये किसने लिखा है दोस्तों? ये मेहाजी चारण ने लिखा है। तो मेहाजी चारण जो है, मेहाजी चारण, इनके द्वारा आपके फाबू जीरा छंद लिखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फाबू जीरा छंद, मेहाजी चारण, सोहटे रामनाथ। इसको कैसे याद रखोगे? इसको 100 रा से याद रखिए। सोहटे रामनाथ, फाबू जीरा गीत बांकीदास, और आपका फाबू जीरा छंद, छंद मेहा, इस तरीके से याद कर सकते हो। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता पशु चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं? तो देव बाबा आपके पशु चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? ये सवाल कल ही आपका बीएसटीसी के एग्जाम में आया है दोस्तों। हालांकि ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो प्रोजेक्ट बोल्ड चलाया गया था दोस्तों। कौन सा? प्रोजेक्ट बोल्ड आपका चलाया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप आपको चूरू में और झुंझुनू जिलों में मिलेंगे, ये बात आपकी सही है। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। तो अवरोधी बालू का स्तूप जो है ये आपको कहाँ पर मिलते हैं? पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं, ये बात भी सही है। जोधपुर जिला का बालू का स्तूप मुक्त जिला है, तो ये बात गलत हो जाएगी। जोधपुर जिला जो है ये बालू का स्तूप मुक्त जिला नहीं है। तो ए और बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख बालू का स्तूप है।
तो सबसे प्रमुख बालू का स्तूप कौन सा हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थल में? बरखान, पवनानुवर्ती, अनुप्रस्थ या पैराबोलिक? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों? पैराबोलिक हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है। तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार, ये तो आपका सिंपल सा सवाल हो गया। 826 और 869 आपका हो जाएगा। बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो बरखान आपके कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ये जोधपुर में भी मिलेंगे आपको, भालेरी चूरू में भी मिलेंगे, देशनोक बीकानेर में मिल जाएंगे, सूरतगढ़ गंगानगर में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। भोराट का पठार गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है। तो बात सही है आपकी। उत्कात स्थलाकृति लूनी बेसिन में पाई जाती है। तो ये चंबल बेसिन में पाई जाती है। तो ये बात गलत हो जाएगी। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। तो ये बात भी आपकी सही है। तो यहाँ पर 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, रघुनाथगढ़ चोटी जो है दोस्तों, इसकी ऊंचाई आप बता सकते हो। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1055 मीटर हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, यहाँ पर मिलान आपको करना है। डोरा पर्वत आपका कहाँ पर हो जाएगा? जालौर में हो जाएगा। कमली घाट आपका राजसमंद में हो जाएगा। हर्ष की पहाड़ या शिखर में हो जाएगी। हाथीनाल जो है ये उदयपुर में हो जाएगा। तो यहाँ पर 4, 3, 1, 2। तो 4, 3, 1, 2 किस में दिया गया है? ऑप्शन डी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में प्रावधान है। राज्य कार्यपालिका में केवल राज्यपाल और आपका कौन होता है? मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 153 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको सत्य कथन का चुनाव करना है दोस्तों। सत्य कथन का चुनाव करना है। तो सत्य कथन आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में प्रावधान है, ये सही हो जाएगा। और कार्यपालिका जो होता है उसमें केवल राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, मंत्री परिषद भी होती है और साथ ही साथ राज्य के महाधिवक्ता भी शामिल होते हैं। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। और 153 में राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती है दोस्तों। नियुक्ति जो है वो तो आपकी 155 में है। 153 में तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, उसका प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हता से संबंधित असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए और वो 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो वो भारत का नागरिक हो, ये बात सही है आपकी। 30 वर्ष की आयु नहीं होती है, 35 वर्ष की आयु होती है। तो यहाँ पर कथन 2 आपका असत्य हो जाएगा। तो केवल 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अनुच्छेद 156, 158, 159 और 154 दिया गया है। सिंपल सा सवाल है। 154 में कार्यपालिका शक्ति हो जाएगी आपकी। 156 में क्या हो जाएगा? पदावधि हो जाएगी दोस्तों। और 158 में आपकी शर्तें हो जाएगी और 159 में आपकी शपथ हो जाएगी। तो यहाँ पर शपथ है, यहाँ पर शर्तें हैं, यहाँ पर पदावधि है और यहाँ पर आपकी शक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियाँ हैं। तो राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियाँ कौन सी है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें काफ़ी बच्चे इसको गलत करेंगे। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल की सिफारिश से ही अनुदान मांग विधानसभा में प्रस्तुत की जाती है। तो कौन सी कार्यपालक शक्ति है राज्यपाल की, ये आपको बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर एक बार इसके ऑप्शन देख लेते हैं अपन। 1, 2, 3, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 और केवल 1 यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। तो बताइए यहाँ पर कौन कौन से आपका सही हो जाएगा? तो राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, ये कथन बिल्कुल सही है। ये इसकी कार्यपालक शक्ति है। ठीक है, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है, ये कार्यपालक शक्ति नहीं है दोस्तों। ये कैसी शक्ति है? ये न्यायिक शक्ति है। कैसी शक्ति है? न्यायिक शक्ति है आपकी। राज्यपाल की सिफारिश से ही अनुदान मांग विधानसभा में प्रस्तुत की जाती है। तो ये कैसी शक्ति हो जाएगी आपकी दोस्तों? ये आपकी वित्तीय शक्ति हो जाएगी। ये कार्यपालक शक्ति नहीं है, ये वित्तीय शक्ति है। तो केवल 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कार्यपालक शक्ति कौन सी हो जाएगी आपकी? केवल 1 हो जाएगी। किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन सबसे कम दिन का रहा? तो सबसे कम दिन का राष्ट्रपति शासन आपका कौन सा वाला रहा था? पहला वाला रहा था, जो कि आपका लगभग 45 दिन लगा था। ठीक है, 45 दिन या 47 दिन के आसपास कुछ लगा था आपका। ये आपको ध्यान रखना है, 45 दिन ही लगा था। 45 करेक्ट होगा। तो ये कौन से मुख्यमंत्री थे आपके दोस्तों? तो मोहनलाल सुखाड़िया थे। और दूसरा आपका लगा था 53 दिन के लिए। दूसरा आपका 53 दिन के लिए लगा था 1977 में दोस्तों। फिर तीसरा आपका 1980 में लगा था। चौथा आपका 1992 में लगा था। 1992 वाला जो है वो सबसे लंबा आपका कार्यकाल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति शासन का। निम्नलिखित में से राजस्थान में 3 या 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री का पद संभाला है।
तो 3 या 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, ये आपसे पूछा गया है। देखिए मोहनलाल सुखाड़िया जो है वो 4 बार आपके मुख्यमंत्री रहे हैं। हरिदेव जोशी जो है ये आपके 3 बार रहे हैं। भैरव सिंह शेखावत भी आपके 3 बार रहे हैं और अशोक गहलोत भी 3 बार रहे हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सबसे लंबी अवधि तक उप मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो सबसे लंबी अवधि तक उप मुख्यमंत्री आपके कौन रहे हैं दोस्तों, तो ये आपके दोस्तों हरिशंकर भाभड़ा रहे हैं। हरिशंकर भाभड़ा जो है ये सबसे लंबी अवधि तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, राज्य की पहली विधानसभा में कितनी सीटें एससी व एसटी के लिए क्रमशः आरक्षित है। तो यहाँ पर पहली विधानसभा की बात की जा रही है। पहली विधानसभा में टोटल 160 सीटें थी, उसमें से एससी और एसटी के लिए कितनी सीटें थी, ऑप्शन से आप कर सकते हो। देखो अभी 200 सीटें हैं, 200 में से अभी 34 तो आपकी एससी की हो जाएगी और 25 आपकी एसटी की हो जाएगी, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, अब बचा यहाँ पर ये और ये, तो एससी की ज़्यादा होगी तो 16 और 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसको आप ऑप्शन से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। 51 सवाल मैंने आपको करवाए हैं। ईमानदारी से बताना आपके कितने सवाल सही हुए कमेंट करके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली जितने भी आपके मॉडल पेपर है दोस्तों जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन आयोजित करवाए गए हैं, सारे मॉडल पेपर मैं आपको करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।